संगीता एक्सपर्ट से आप लोगों का जो लैब असिस्टेंट का मैंने कोर्स चलाया है, तो उसका आज सेकंड वीडियो है ये। और कल हमने पारिवारिक आय देखी थी। पारिवारिक आय का हमने क्या क्या देखा था? पारिवारिक आय में हमने अर्थ देखा था, पारिवारिक आय के प्रकार देखे थे और आय के स्रोत, ये सब हमने देखे थे। पारिवारिक आय का अर्थ, प्रकार, स्रोत, ये सब हमने देखे थे। इसमें पारिवारिक आय की परिभाषा देखी थी हमने, उसके बारे में आप लोगों को बताया था। इसमें एक टॉपिक और बचा है ये, इसमें पारिवारिक आय के साधन, जो किस प्रकार से पारिवारिक आय को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से जो इसमें क्वेश्चन आता है, पारिवारिक आय के साधन, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसके अंदर इस तरीके से ये नाम है वो आपको दिए जाएंगे और आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने एक परिवार की आय को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। पारिवारिक आय के अगर आपको प्रकार ध्यान में हो तो हमने पहला पढ़ा था इसमें मौद्रिक आय, दूसरा हमने पढ़ा था वास्तविक आय। वास्तविक आय के 2 प्रकार हमने देखे थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये हमने 2 प्रकार देखे थे। तीसरा प्रकार हमने देखा था मानसिक आय। इसके साथ स्रोत है वो हमने 13 प्रकार के स्रोतों का कल डिस्कस किया था। और उसके आगे का हम आज है ये टॉपिक है जो पारिवारिक आय के साधन किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पारिवारिक आय को बढ़ाने में। ये वृद्धि के साधन कहलाते हैं। पारिवारिक आय में वृद्धि के साधन क्या है? पहला हमारा जो इसमें साधन है वह है गृह एवं लघु उद्योग धंधे, जो गृह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है कि गृह विज्ञान के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे छोटे हमारे लघु उद्योग धंधे होते हैं जिन्हें हम कुटीर उद्योग धंधों के नाम से जानते हैं। उन कुटीर उद्योग धंधों का हम अपने घरेलू स्तर पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपनाएं, जिससे हमारे परिवार की आय को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये एक ऐसे साधन है जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जिसके माध्यम से हम अपने परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं और हमारा जो रहने सहन का स्तर है उसको हम अच्छे तरीके से बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। दूसरा है हमारा समय का मितव्ययतापूर्ण प्रयोग। ये भी आपका एक बड़ा टॉपिक है, गृह प्रबंधन, जिसे हम क्या कहते हैं, गृह प्रबंधन। इसके अंदर हम इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से देखेंगे। एक तो समय का प्रबंधन क्या होता है, एक धन का प्रबंधन है, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोनों का अच्छे तरीके से पूरा है एक्सप्लेन है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे मितव्ययतापूर्ण का आपको अर्थ पता होना चाहिए। मित व्यय यानी कम से कम व्यय करके हम अपने इस समय का कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, समय को हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास क्या है, समय है वो 24 घंटे का एक सीमित साधन है। इस सीमित साधन के माध्यम से हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इस समय का मितव्ययतापूर्ण प्रयोग करना यानी कम से कम खर्च करके हम अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जब हमारी क्या होगी, पारिवारिक आय को हम बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। तीसरा हमारा है इसमें धन का मितव्यय। धन को भी हमें कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। जैसा हमने कल इसको धन का मितव्ययतापूर्ण प्रयोग में वास्तविकता में अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत इसको एक्सप्लेन किया था कि अप्रत्यक्ष आय क्या होती है। इसमें तो हमें क्या मिलता है, प्रत्यक्ष आय के अंदर तो हमें ऐसी सुविधाएं मिली थी जिसके माध्यम से हम अपने इस पारिवारिक आय को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। जैसे एमएलए को, आर्मी ऑफिसर को, इन सबको क्या है, रहने सहने की सुविधाएं हैं, मेडिकल का खर्च है, ये सारी हमें सुविधाएं मिलती है जिसके माध्यम से हम अपने धन को कम से कम खर्च करके हमारी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को हम पूरा कर पाते हैं। लेकिन जो अप्रत्यक्ष आय थी उसमें क्या था, गृहिणी का
कौशल, गृहिणी की बुद्धि और उसकी चातुर्यता का प्रयोग करके हमें क्या करना है, कम धन के अंदर अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो इस अप्रत्यक्ष आय से ये हमारा संबंध रखता है कि धन का हम किस तरीके से मितव्ययतापूर्ण व्यय करके हम अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही हमारा चौथा पॉइंट है खाद्य पदार्थों का संरक्षण और भंडारण। ये भी आप मिलावट वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, तो उसके अंदर आपको बताऊंगी कि फूड संरक्षण उनका और उनका भंडारण है वो किस तरीके से करके हम अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, कम आय व्यय करके। हमारा मकसद क्या है, हमारी जो परिवार की आय है उसको हमें कम से कम प्रयोग करते हुए अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये खाद्य पदार्थों का संरक्षण करेंगे, उनका रख रखाव करेंगे, उनका भंडारण करेंगे, क्योंकि आपको सबको पता है हमारा कृषि से जितना भी उत्पादन होता है वो एक ऋतु विशेष के अनुसार होता है, चाहे वो अनाज हो, दाल हो या सब्जियां हो, सब क्या है ऋतु विशेष की चीज़ें होती है, जिसका हमें पूरे वर्ष भर अगर अपने भोजन आहार नियोजन के अंतर्गत, ये आहार नियोजन का टॉपिक भी है, उसके अंदर भी आपको ये देखना है आहार नियोजन, उसके अंदर भी इनका भंडारण है, संरक्षण है, वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो ये भंडारण का मतलब यही है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो सीजन के अंदर उनकी कम कीमत होती है, तो उस कम कीमत के अंदर हम अपने पूरे साल भर का अनाज, दाल, चावल, इस तरीके की चीज़ों का भंडारण करके रखते हैं। तो ये भंडारण हमारा तभी हो सकता है जब उसका हमें संरक्षण करना आता होगा, उस भंडारण की हमें विधियों का ज्ञान होगा, तभी हम क्या करेंगे, अपने खाद्य पदार्थों का भंडार करके और कम आय के अंदर हम अपनी इन चीज़ों को संरक्षित करेंगे, और जिससे क्या होगा, वर्ष भर के लिए हम उन चीज़ों का प्रयोग है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें भंडारण और संरक्षण के माध्यम से अगर इनका ज्ञान होगा तभी हम अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही हमारा धन का उचित विनियोग करके, ये भी आपको सबको पता है, और विनियोग का भी आपका क्या है, अलग से टॉपिक है विनियोग। विनियोग का मतलब क्या होता है, जितनी आपकी आय है, आय को हम क्या करेंगे, दो भाग माने जाते हैं आय का। एक तो हम क्या कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, और एक उपभोग के बाद जब हमारी आय बच जाती है तो उसको हम बचत के रूप में इकट्ठा करते हैं। ये बचत है वो बैंक में भी आप इकट्ठा कर सकते हो, और आप डाकघर में भी इनको सेव कर सकते हो। तो इन दोनों को, ये जो हमारी बचत बची है पारिवारिक आय का, एक हिस्सा तो हमने उपभोग कर लिया और एक हिस्सा हमने क्या किया है, बचा के रखा है। इस बचाई हुई धन संपत्ति को अगर हम बैंक या डाकघर में जमा करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, विनियोग बन जाता है। अगर यही हम अपनी बचत को क्या करेंगे, अगर घर के अंदर इकट्ठा करके अलमारियों में, कंपार्ट में, इनमें इकट्ठा करके रखेंगे तो वो हमारा विनियोग का साधन नहीं होगा, वो हमारा क्या रहेगा, संचय रहेगा। इन दोनों में भी आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है कि विनियोग और संचय में अंतर क्या है। तो विनियोग और संचय में अंतर यही होता है कि जो हमारा पारिवारिक आय का भाग बचत है, इस बचत को अगर हम बैंक और डाकघर के अंदर जमा करेंगे तो वो हमारा विनियोग कहलाता है, और इसी बचत को अगर हम घर के अंदर इकट्ठा करके रखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, संचय बन जाएगा। क्योंकि जितना हम इकट्ठा करेंगे घर के अंदर वो हमें 10 साल के बाद भी उतना ही मिलेगा। अगर इसको हम बैंक या डाकघर में रखेंगे तो 10 साल में हमें इसका डबल भी मिल सकता है। इस पे हमें ब्याज की जो राशि है वो हमारी इसके अंदर जुड़ जाती है। कल हमने एक टॉपिक देखा था जो पारिवारिक आय के स्रोत में आपको बताया था मैंने, ब्याज क्या होता है। हम अपनी आय का कुछ हिस्सा अगर किसी व्यक्ति को उधार के रूप में देते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की प्राप्ति होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और विनियोग में क्या होता है, जब विनियोग का हम सूत्र लिखेंगे, विनियोग के बारे में आपको बताऊंगी अलग से,
यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ विनियोग क्या होता है। विनियोग का जब सूत्र लिखा जाता है तो विनियोग का सूत्र होता है विनियोग बराबर बचत प्लस ब्याज। यानी जो आपने बचत की है और उस बचत का आप क्या करोगे, विनियोग करोगे, और बचत के ऊपर जब आपको ब्याज मिल जाएगा तो वो दोनों मिलके क्या कहलाएगा, आपका विनियोग कहलाएगा। तो इस तरीके से हम विनियोग का जो टॉपिक है उसको हम अलग से देखेंगे कि विनियोग क्या होता है। यहाँ पर हमें धन का उचित विनियोग करना है कि हमने एक हिस्सा तो धन का क्या किया है, उपभोग कर लिया है, और दूसरा हिस्सा हमने बचा लिया है, और उस बचाई हुई धन संपत्ति का हमें क्या करना है, विनियोग करना है। इसके साथ हमें श्रम व समय बचत के साधनों का उपयोग करना है। हमने अपना समय है वो किस तरीके से हम बचा सकते हैं, समय को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, इन बचाने के साधनों का प्रयोग करके। अब ये साधन क्या होते हैं, साधन भी हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को तो हम क्या कहेंगे, भौतिक साधन कहेंगे, और एक को हम क्या कहेंगे, अभौतिक साधन या मानवीय साधन कहेंगे। भौतिक हो गए और दूसरा हमारा क्या हो गया, मानवीय संसाधन हो गए। तो इन दोनों ही साधनों का हम उचित प्रबंधन व विनियोग करके ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी पारिवारिक आय को बढ़ा सकते हैं। जैसे श्रम बचाने वाले साधन है हमारे, जैसे मिक्सर आप यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, प्रेशर कुकर यूज़ करते हो। तो इस तरीके के हम जो भी आप अलग अलग तरीके के आजकल वेजिटेबल कटर आते हैं, उनका उपयोग करके कम से कम समय के अंदर आप अधिक से अधिक कार्य को पूरा कर सकते हो। तो उस तरीके के हमारे समय व श्रम बचाने वाले साधनों का हम उपयोग करके हम अपने पारिवारिक आय के हिस्से को बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। गृहिणी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन, गृहिणी का कुशल प्रबंधन करके, क्योंकि पूरी जो घर की जिम्मेदारी होती है वो गृहिणी के ऊपर ही होती है, और वो गृहिणी उन संसाधनों का किस तरीके से, जितने भी उसके पास संसाधन है, मानवीय संसाधन है और भौतिक संसाधन है, इन दोनों संसाधनों का प्रयोग करके वो कम से कम समय और श्रम बचाकर अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा किस तरीके से कर सकती है, ये गृहिणी के कुशल प्रबंधन के ऊपर निर्भर करता है। तो गृहिणी का अगर अच्छा कुशल प्रबंधन होगा तो वो अपने इन संसाधनों को अच्छे तरीके से प्रयोग में ले सकती है, अच्छे तरीके से इनका बना सकती है। आगे हमारा आता है बजट बनाना। अगर महिला अपने इस पारिवारिक आय का बजट बनाकर और अपने घरेलू खर्चों को वो व्यवस्थित रूप से करेगी तो क्या होगा, हमारी पारिवारिक आय है वो सही तरीके से सक्षम हो पाएगी, सही तरीके से वो उसको हम बढ़ा पाएंगे। क्योंकि बजट भी क्या होता है, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा क्या कहलाता है, बचत का बजट, एक कहलाता है संतुलित बजट, और तीसरा हमारा होता है घाटे का बजट। अगर गृहिणी का कुशल प्रबंधन नहीं होगा, अगर वो सही तरीके से बजट नहीं बना पाएगी तो वो घाटे के बजट में भी जा सकती है, संतुलित भी रह सकता है, और सबसे जो सही उत्तम बजट होता है वो हमारा होता है बचत का बजट। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो किस तरीके से हम बजट बनाकर अपनी पारिवारिक आय को अच्छे तरीके से वृद्धि करने में सफल हो सकते हैं। 10वां बिंदु आ जाता है हमारा रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना। तो ये रहन सहन का स्तर हम ऊंचा कब उठा पाएंगे, जब हमारे पास पारिवारिक आय ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा पारिवारिक आय होगी उतने ही हमारे पास क्या होंगे, साधन होंगे, और उन साधनों का हम सही व्यवस्थित रूप से प्रयोग करके हम अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये देखा है कि पारिवारिक आय में कौन से ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हम अपनी पारिवारिक आय को बढ़ा सकते हैं। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा बजट बनाने का रहेगा कि बजट क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, और उसकी बजट का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था,
तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, और बजट के प्रकार क्या है और बजट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें पूरा टॉपिक है हम कल देखेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी आपको वीडियो है वो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगी। क्योंकि मेरी भी लाइफ क्या है, बिजी है, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से अपना टाइम है वो इसके लिए निकाल पा रही हूँ। और ये साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड आरपीएसई की वैकेंसी निकल चुकी है, फर्स्ट ग्रेड वाली, और उस वैकेंसी के अंदर भी आपका ये सिलेबस है वो कंटिन्यू रहेगा। ये सारे टॉपिक उसी सिलेबस से है। और अगर बीए पार्ट के 3 के बच्चे हैं वो भी अगर ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, उनके भी ये सिलेबस में चलता है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ सकते हो शॉर्ट में, और आपको सारा मटेरियल है वो इसी टॉपिक के अंदर ही मिल जाएगा। क्वेश्चन है वो भी इसी के अंदर से आपका अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो थैंक यू।